ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आज मैं शरद सिंह, प्रशिक्षक IB पटेल महानगर पालिका हिंदी शाला गोरेगांव, आपके साथ नागरिक शास्त्र विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आज का हमारा घटक होगा भारतीय संसद। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले पीरियड में हमने जो घटक लिया था संसदीय शासन प्रणाली का परिचय, मुझे उम्मीद थी आप लोगों को अच्छी तरह वो पाठ समझ में आया होगा और उस पर जो भी होमवर्क और उपक्रम हमने दिया था, गृह कार्य दिया था, उसे आपने अच्छी तरह से पूरा किया होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें मुख्य रूप से एक बात जो हमारे सामने आई थी कि संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे देश में चलती है, उसमें वास्तविक सत्ता का जो केंद्र होता है वह संसद होती है। तो बच्चों, आज हम भारतीय संसद के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद की संरचना, उसका गठन, उसके अधिकार, उसके कार्य इत्यादि चीजों के बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। आप खूब ध्यान से इसको सुनिए। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसके बारे में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आपको भारतीय संसद के बारे में सारी जानकारियां अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। भारतीय संसद। भारतीय संसद जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संसद की क्या संरचना होती है। ये देखिए, आप भारतीय संसद का चित्र आपके सम्मुख है। नई दिल्ली में स्थित संसद भवन, ब्रिटिश काल की बनी हुई ये भव्य इमारत भारतीय लोकतंत्र के सर्वोत्तम होने का प्रतीक है। तो ये भारतीय संसद है। अब हम आगे इसके गठन के बारे में, इसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो भारत की जो संसद है, आप ये देखिए, इस पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर के संसद का गठन होता है। आमतौर पर जब हम संसद की बात करते हैं, हमारे सम्मुख लोकसभा और राज्यसभा संसद के जो दो सदन हैं, उनका ही चित्र उभरता है। लेकिन हमें यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्रपति जो है वो हमारे संसद के बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक घटक हैं। यद्यपि राष्ट्रपति संसद की कार्यवाही में उपस्थित होकर सीधे अथवा प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वह संसद के अनिवार्य अंग हैं। इस प्रकार से हमारी जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला करके बनती है। संसद के दोनों सदनों को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। भारत की संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसके पहले राष्ट्रपति, जो कि संसद के एक घटक हैं, उनके बारे में हम बहुत संक्षिप्त जानकारी लेंगे। भारत के राष्ट्रपति जो भारतीय गणराज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, भारतीय गणराज्य के कार्यपालक राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और उन्हें देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारतीय संघ के सभी कार्यपालक कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने, हटाने, युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार भी माननीय राष्ट्रपति महोदय को होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना बहुत आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारतीय
राष्ट्र के जो संवैधानिक प्रमुख हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, उनका जो आवास है जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, बहुत ही भव्य और आलीशान लगभग 350 कमरों का आवास, अंग्रेजों के समय का बना हुआ, ब्रिटिश काल का, उसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हमने संक्षेप में थोड़ी सी आपके साथ जानकारी साझा की, जो हमारी संसद के एक अनिवार्य घटक होते हैं। अब इसके बाद हम संसद के लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, लोकसभा जो है इसको संसद का प्रथम एवं निम्न सदन कहते हैं। प्रथम एवं निम्न सदन, कनिष्ठ सदन भी कहते हैं, कभी निचला सदन भी कहते हैं, लेकिन यह प्रथम सदन कहलाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे यह प्रथम सदन क्यों कहलाता है। क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सीधे सीधे भारत की जनता के द्वारा चुन कर आते हैं। भारतीय राष्ट्र के प्रत्येक वयस्क मतदाता उस आम चुनाव में भाग लेते हैं, अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपनी पसंद के सांसद को चुनते हैं और वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। इस कारण से लोकसभा को भारतीय संसद का प्रथम एवं कनिष्ठ सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा का गठन मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों के द्वारा, 20 सदस्य संघ राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में इंग्लो इंडियन समुदाय के, यानी भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह इंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित कर सकते हैं, कोऑप्ट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय लोकसभा में 545 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें से 543 पर प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और 2 सीट इंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं उनके लिए सुरक्षित रहती है। तो ये हमारे लोकसभा के गठन और सदस्यों की बात हुई। अब हम देखते हैं लोकसभा का सदस्य कौन हो सकता है, अर्थात लोकसभा का सदस्य होने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं 18 साल की उम्र पार करने वाले, पूरी करने वाले हर वयस्क लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। आप जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन 18 वर्ष की आयु में आप वोट तो दे सकते हैं, इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, उनमें सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, वह न्यायालय द्वारा दंडित अर्थात कोई सजा याफ्ता नागरिक न हो। तो ये सामान्य योग्यताएं रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे देश से जनता वयस्क मतदान के अधिकार के आधार पर अपने अपने लोकसभा प्रतिनिधि चुनती है। इसके बाद आता है लोकसभा का कार्यकाल। साधारणतया लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। एक बार जब चुनाव होता है लोकसभा का, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, इसी को देश में आम चुनाव भी कहा जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। अर्थात लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए निश्चित होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच में भी 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले कभी कभी संवैधानिक कारणों से, अन्य कारणों से लोकसभा भंग होती है। तो बीच में भी यदि लोकसभा भंग हो गई तो फिर से लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। इसी को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। जब हम लोकसभा
अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, उसके पहले ही भंग होती है और बीच में फिर से जब चुनाव होता है तो हम उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। इस तरह साधारणतया लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि समय पूर्व, निर्धारित समय से पूर्व लोकसभा भंग होती है तो बीच में जो चुनाव होता है उसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अब हम आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। बच्चों, आप जानते हैं लोकसभा में जब 545 सदस्य चुनकर आते हैं तो लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए, उसको व्यवस्थित सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कुछ व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा के अंदर अध्यक्ष का आसन सबसे ऊपर होता है, वह विशिष्ट गरिमा का पद होता है लोकसभा के भीतर। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लोकसभा में अपनी बात नहीं कह सकता। प्रत्येक लोकसभा सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष के आसन को संबोधित करते हुए, उन्हें पूर्णतया आदर प्रदान करते हुए अपनी बात कहनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष नियमों के मुताबिक निष्पक्ष रहकर पक्ष विपक्ष अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए नियमानुसार सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय ओम बिड़ला जी, आप चित्र पर उनका फोटो देख रहे हैं। ओम बिड़ला जी राजस्थान के कोटा से दूसरी बार सांसद हैं और वर्तमान समय में भारतीय लोकसभा संसद में लोकसभा के आप अध्यक्ष हैं और प्राप्त संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों और व्यवस्थाओं के तहत जब भी लोकसभा का सदन चलता है, आप लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो बच्चों, हमने इस तरह से लोकसभा की संरचना, उसके गठन, लोकसभा के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का क्या कार्यकाल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष इत्यादि के बारे में हमने अच्छी तरह चर्चा किया। अब हम चलते हैं जो संसद का दूसरा सदन होता है, राज्यसभा। अब आप राज्यसभा की संरचना देखेंगे तो राज्यसभा जो है वह भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहलाता है। इसे द्वितीय एवं उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा द्वितीय एवं उच्च सदन, वरिष्ठ सदन इत्यादि के नाम से उसको संबोधित करते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का वह सदन है जहां प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, अर्थात सीधे जनता के द्वारा राज्यसभा के प्रत्याशी नहीं चुने जाते, राज्यसभा के प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं। भारतीय संघ राज्य के सभी 28 घटक राज्य और 9 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। इसका अर्थ है कि राज्यसभा में सभी घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने गए विधायकों अर्थात राज्य स्तरीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब आप देखिए, राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं, अर्थात नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं, कोऑप्ट करते हैं। वर्तमान समय में हमारे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित हैं। तो सभी राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य जाएंगे, यह संख्या निर्धारित रहती है और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य स्तरीय विधानमंडल के प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। 238 सदस्य सीधे चुने जाते हैं, 12 सदस्य
जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ऐसे लोग जिनका देश में कला, साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि क्षेत्रों में बहुत विशिष्ट योगदान होता है और जो चुनावी प्रक्रिया से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के उनके ज्ञान, उनके योगदान, उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य कहते हैं। अब आप देखेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। जैसे आपने देखा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यसभा के साथ वैसा नहीं होता। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी अंत या विघटन या विसर्जन नहीं होता है। राज्यसभा अपने स्थायी स्वरूप में हमेशा कायम रहती है। उसमें प्रक्रिया कैसी होती है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं अर्थात रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार से राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका अंत या विसर्जन नहीं होता, वो अपने अस्तित्व में हमेशा कायम रहती है। और इसके बाद आप देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। जैसे आपने देखा कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष की आयु होती है, उसी तरह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक हो। जो अन्य एक शर्त सबके साथ लगी रहती है, वह किसी प्रकार से न्यायालय के द्वारा दंडित न हो, सजा प्राप्त व्यक्ति न हो। तो ये राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं, राज्यसभा का कार्यकाल यह आपने देखा। अब हम बढ़ते हैं, जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा में राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं। राज्यसभा के जैसे लोकसभा में लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में वैसी स्थिति नहीं होती है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिसियो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान होगा, वह राज्यसभा का चेयरमैन होगा, सभापति होगा, अर्थात वह अपने पद के नाते ही राज्यसभा का सभापति होता है। यद्यपि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा का तकनीकी तौर पर सदस्य नहीं होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। उनके ही मार्गदर्शन में, उनकी ही अध्यक्षता में राज्यसभा कार्य करती है। वर्तमान समय में श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। जब कभी भी सभापति महोदय सदन में नहीं होते हैं तो उपसभापति उनके स्थान पर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। वर्तमान समय में श्री हरिवंश नारायण जी भारतीय संसद में राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन, दोनों की विशिष्टताएं आपने देखी। अब इसके पश्चात जो आता है कि भारतीय संसद क्या कार्य करती है, भारतीय संसद के कार्य क्या होते हैं। तो भारतीय संसद जो मुख्य रूप से जो कार्य करती है, इसमें आप यहाँ पर देखिए 3 कार्य उसके यहाँ प्रमुख रूप से, विस्तार से आगे की कक्षाओं में आपको और डिटेल से इसका अध्ययन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम उसके 3 प्रमुख कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे पहला कार्य आप देख रहे हैं विधि निर्माण, दूसरा है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण और तीसरा है संविधान संशोधन। तो भारतीय संसद जो पहला कार्य करती है विधि निर्माण का कार्य। विधि निर्माण अर्थात कानून बनाने का कार्य। भारतीय संसद जो है देश के लिए कानून बनाती है
जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण करने की जो सारी शक्ति है, वह लोग संसद के अंदर समाहित है। संसद लोगों को अर्थात भारतीय जनता के हितों को और भारतीय जनता के कल्याण के लिए तथा भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक होता है वह कानून संसद बनाती है। जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमें नए कानूनों की आवश्यकता होती है तो संसद विधि निर्माण का कार्य, नए कानून बनाने का कार्य करती है। इसी के साथ साथ कुछ कानून समय के साथ पुराने पड़ जाते हैं, उनकी उपयोगिता देश के लिए नहीं रह जाती, अर्थात वे कालबाह्य हो जाते हैं, तो ऐसे कानूनों को हटाने का काम भी संसद करती है। और अनेक ऐसे कानून हैं जो पुराने कानून होते हैं, समय के बदलाव के साथ साथ कभी कभी उन कानूनों में बदलाव की भी आवश्यकता होती है, तो संसद उन कानूनों में बदलाव का भी काम करती है। अर्थात जो विधि निर्माण का कार्य है उसमें संसद लोगों के हित और कल्याण, संविधान के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए कानून बनाती है, पुराने और कालबाह्य कानूनों को हटाने का भी काम करती है। कुछ पुराने कानूनों में आवश्यकता अनुसार संविधान कानूनों में परिवर्तन भी करती है। तो ये इस तरह से संसद का जो पहला कार्य है विधि निर्माण का कार्य, वह संसद पूरा करती है। जो दूसरा प्रमुख कार्य संसद का होता है वह होता है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। आप जानते हैं संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। यदि मंत्रिमंडल के गठन के समय ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है अथवा प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है, तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। तो आप देखें, संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। संसद का उन पर नियंत्रण रहता है, अर्थात संसद का मंत्रिमंडल पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसके ऊपर संसद का एक नियंत्रण होता है, एक अंकुश रहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल कभी भी संसद को उपेक्षित करके अपना कार्य नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेती है, जो भी कार्य करती है, उसके लिए उसे संसद के प्रति जवाबदार होता है, संसद में उसको जवाब देना पड़ता है, संसद में उसको उस निर्णय की उपयोगिता, सार्थकता, सत्यता साबित करनी पड़ती है और संसद का विश्वास प्राप्त करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद जो संसद का अगला कार्य आता है संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों। आपने देखा होगा भारत जब आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। वह संविधान जो व्यापक रूप में लिखित एक देश के नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। संविधान सभा ने एक लंबे समय तक मेहनत करके जो संविधान बनाया और संविधान में निर्धारित लिखित नियमों के आधार पर, कानूनों के आधार पर ही हमारे देश का शासन चलता है। उसी के तहत हम संसदीय शासन प्रणाली, भारतीय संसद, ये सब कुछ उसके अधीन ही संविधान के अंतर्गत ही सब समाहित है। लेकिन उसमें ये बात आती है कि अगर भारतीय संविधान में लिखित कोई नियम या कोई कानून पुराना पड़ रहा है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, या समय के बदलाव के साथ ऐसी किसी कानून की आवश्यकता है जिसका विवरण भारतीय संविधान में नहीं है, तो भारतीय संसद भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करके कोई संशोधन, विशिष्ट संशोधन कर सकती है। तो भारत के संविधान के में कुछ परिवर्तन करने हो तो संसद उसके बारे में निर्णय ले सकती है। अब वो जो संविधान संशोधन होते हैं भारतीय संविधान के संसद में, वह 2 तरह के संविधान संशोधन होते हैं। एक तो वह संविधान संशोधन होता है जो सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है। संसद में जिस भी दल का सामान्य बहुमत है या जिस भी संशोधन के पक्ष में सामान्य बहुमत अगर सदन देता है तो वह संशोधन स्वीकृत होता है, पारित होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान संविधान संशोधन के होते हैं जिन पर सामान्य बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि संसद के
2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ संविधान के संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें कम से कम संसद के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से भारतीय संसद ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी पूर्ण करती है। यह जिम्मेदारी भी भारत की संसद के ऊपर होती है। तो हमने देखा भारतीय संसद के क्या कार्य होते हैं, कहाँ कहाँ तक उसका अधिकार क्षेत्र होता है, विधि निर्माण, केंद्रीय मंत्रिमंडल पर नियंत्रण और संविधान में संशोधन, ये जो मुख्य कार्य हैं संसद के। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, जो कानून बनाने का काम संसद करती है, तो हम ये देखेंगे कि संसद कानून कैसे बनाती है। इसको विधि निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। संसद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम विधि निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। सरकार को जब भी किसी नियम कानून की आवश्यकता होती है, तो कानून बनाने के लिए एक विशेष पद्धति हमारे यहाँ स्वीकृत की गई है, जिसको विधि निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। सबसे पहले सरकार क्या करती है कि उस कानून का एक कच्चा मसौदा तैयार करती है, एक रूपरेखा तैयार करती है। और सरकार जो कच्चा मसौदा, सरकार या संसद का कोई सदस्य जो भी उस विधेयक का जो कच्चा मसौदा तैयार करते हैं, जो रूपरेखा यानी ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, वह तैयार करते हैं, तो उसको विधेयक कहते हैं। और संसद के सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक के होते हैं। एक होते हैं वित्त विधेयक। इस तरह से जो रूपरेखा कानून की बनाई जाती है, जो दस्तावेज बनाया जाता है, उसे हम विधेयक कहते हैं। विधेयक को कानून में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम आप देखेंगे अब यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले एक स्टेप आता है प्रथम पठन। जिस विभाग से संबंधित कानून बनाना है, उस संबंधित विभाग के मंत्री या सांसद, संसद सदस्य उस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हैं। विधेयक प्रस्तुत करते समय वह उस विधेयक का स्वरूप, उसका उद्देश्य संक्षेप में सब कुछ सदन के भीतर स्पष्ट करते हैं। इसी को प्रथम पठन कहा जाता है। अर्थात कोई विधेयक जब कानून की शक्ल अख्तियार करने के लिए प्रक्रिया में आता है, वह जब सदन में प्रस्तुत होता है, तो वह जिस पहली प्रक्रिया से गुजरता है उसे प्रथम पठन कहा जाता है। आपने देखा, जिसमें संबंधित विभाग के मंत्री या सांसद उसे सदन में प्रस्तुत करते हैं, उसका स्वरूप, उसके उद्देश्य इत्यादि चीजों को अच्छी तरह से सदन में स्पष्ट करते हैं। इसके बाद प्रक्रिया आती है द्वितीय पठन की। तो द्वितीय पठन के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में सदन के अंदर विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा होती है। सदन के सदस्य विधेयक के बारे में अपना मत प्रस्तुत करते हैं। सदस्य सदन के विधेयक के पक्ष में है अथवा विपक्ष में है, इस बारे में अपना समर्थन या विरोध करते हुए वे अपनी राय देते हैं, अपनी उसकी विधेयक की कमियां गिनाते हैं, उसका दोष गिनाते हैं, अथवा जो समर्थन में होते हैं वो उसकी विशेषताएं गिनाते हैं। सदन में विधेयक पर चर्चा होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि आवश्यकता महसूस होने पर विधेयक एक समिति को भेज दिया जाता है। यदि उस विधेयक पे कोई आम राय नहीं बन रही है, सभी को नहीं लग रहा है कि ये आवश्यक है या इसका स्वरूप बिल्कुल स्वीकार्य है, तो संसद में कुछ संसदीय समितियां होती हैं। तो जिस विभाग से संबंधित यह कानून होता है, उस विभाग की संसदीय समिति को यह विधेयक भेजा जाता है। संसदीय समिति उस पर विचार करती है, उस पर उसको निर्दोष बनाने के लिए सूचना, संशोधन इत्यादि का प्रतिवेदन वह संसद के सदन को भेज देती है फिर से। और उसके पश्चात द्वितीय पठन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। इस चरण में विधेयक की विभिन्न धाराओं पर चर्चा होती है। जो उस विधेयक की विभिन्न धाराएं होती हैं, उनके बारे में उस पर चर्चा होती है। सदस्य उन धाराओं में कुछ संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। तत्पश्चात फिर उस पर सदन में मतदान कराया जाता है कि जो सदन के जो विधेयक के
बारे में संशोधन दिए गए हैं, उन्हें स्वीकार करना है, नहीं स्वीकार करना है, और फिर हम इसके पश्चात तृतीय पठन के चरण पर आते हैं। तो जो तृतीय पठन होता है, तृतीय पठन के समय विधेयक पर फिर से संक्षेप में चर्चा होती है और विधेयक की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर सदन का मतदान लिया जाता है। विधेयक को आवश्यक बहुमत से मंजूरी मिलने पर सदन द्वारा विधेयक पारित हो गया, ऐसा हम मानते हैं। तो ये विधेयक के पारित होने की स्थिति होती है। लेकिन संसद के एक सदन में, मान लीजिए यह विधेयक किसी एक सदन में रखा गया, लोकसभा में रखा गया या राज्यसभा में रखा गया, तो वहां से जब ये पारित हो जाता है तो फिर यह दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी उसे ठीक इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जैसा वह पहले के सदन में। दूसरा सदन भी इस विधेयक को मंजूरी दे देता है, पारित कर देता है, तब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून, तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता है। एक विशेष जानकारी हमें यहाँ पर रखनी चाहिए कि कभी कभी संसद अगर जो विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उससे असहमत भी हो सकते हैं। यदि राष्ट्रपति उससे असहमत हैं तो वे क्या करेंगे? अगर हमारे राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक से असहमत हैं तो वह उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ऐसा वह 1, 2 या 3 बार कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार भी यदि संसद उसमें कोई परिवर्तन करे न करे या यथारूप उसको पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ले पाता है। अब हमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, सरकार का एक सदन में बहुमत होता है। मान लीजिए लोकसभा में सरकार का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो सरकार के सामने कोई विधेयक पारित कराने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। ऐसे समय में सरकार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला करके वह अपना विधेयक पारित करा सकती है। एक विशिष्ट बात हमें और जाननी चाहिए संसद के बारे में, उसके दोनों सदनों के बारे में। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर लोकसभा को विशेषाधिकार है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिस पर राज्यसभा को विशेष अधिकार है। विशेष तौर पर हम आपके साथ यहाँ पर एक जानकारी साझा करना चाहेंगे कि जो वित्त विधेयक होते हैं, यानी अर्थ संबंधी जितने भी मामले होते हैं, वित्त विधेयक के क्षेत्र में केवल लोकसभा को सारे अधिकार प्राप्त हैं। संसद में, लोकसभा में जो हमारे देश का आम बजट आप देखते होंगे, वित्त मंत्री के द्वारा हर वर्ष फरवरी माह में देश का आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो जो आम बजट हो अथवा अन्य वित्त संबंधी जो भी विधेयक हैं, उसमें लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा वित्त विधेयकों में अपना कोई अधिकार नहीं दर्शा सकती, केवल सुझाव दे सकती है। इसके अलावा उस वित्त विधेयक के संदर्भ में सारे अधिकार लोकसभा के पास होते हैं। कुछ ऐसे भी अधिकार क्षेत्र हैं जो राज्यसभा के पास हैं। राज्यसभा को जो अधिकार हैं उस क्षेत्र में, जैसे राज्य सूची में निहित किसी विषय पर जो अनुसूची होती है, कानूनों को केंद्रीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची, तो जब भी राज्य सूची में निहित किसी विषय पर राष्ट्रहित की दृष्टि से संसद द्वारा कानून बनाया जाता है या ऐसा महसूस होता है कि संसद को कानून बनाना चाहिए, तो उस समय ऐसे कानून केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं
और राज्यसभा के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। लोकसभा को उस क्षेत्र में कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकसभा के पास क्या विशिष्ट अधिकार है, राज्यसभा के पास क्या विशिष्ट अधिकार है। तो वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा विशेष अधिकार रखती है, राज्य अनुसूची के विषयों पर कोई कानून बनाना हो तो उसमें राज्यसभा विशेष अधिकार रखती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने भारतीय संसद की संरचना, उसके गठन, उसके कार्य क्षेत्र, उसके अधिकार क्षेत्र, उसके कानून बनाने की प्रक्रिया, तमाम बातों पर हमने यहाँ पर आज चर्चा किया। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आप इसके संबंध में जो पाठ आपने हमारे साथ पढ़ा है अभी, उसके बारे में एक गृह कार्य और उपक्रम आपको हम देते हैं। ये देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, कारण सहित कथन को स्पष्ट करो। 2 प्रश्न इसमें हमने दिए हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है। मैंने चर्चा में बताया था कि राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, उसका कभी अंश या विघटन नहीं होता है। तो आपको यह स्पष्ट करना है उन कारणों को कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। और दूसरा एक प्रश्न है कि लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहा जाता है, अर्थात लोकसभा जिसे हम संसद का प्रथम एवं निम्न सदन कहते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्नों को कारण सहित आप स्पष्ट करेंगे। आप निश्चित रूप से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक में लिखेंगे। और इसके साथ साथ हमने आपको एक और उपक्रम दिया है। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये हमने अपनी चर्चा के दौरान आपके साथ जानकारी साझा की थी कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा के 250 सदस्य हैं, उनमें से 238 तो घटक राज्यों या संघ क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो वर्तमान जो राज्यसभा हमारी है, उसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित और मनोनीत सदस्य हैं 12, उन सदस्यों के नामों की आपको सूची तैयार करनी है। आप इसके लिए जानकारी गूगल से, लोकसभा से, संसद के कार्यवाही से, दूरदर्शन पर लोकसभा राज्यसभा का चैनल आता है तो राज्यसभा के चैनल से या विभिन्न दूसरे सूत्रों से यह जानकारी आप प्राप्त करिए और उसकी एक सूची बनाइए। मैं उदाहरण के लिए आपको 1-2 नाम बता सकता हूं। जैसे पहले हमारे लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के लिए नामित हुए थे। लता मंगेशकर जी हुई थी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भी राष्ट्रपति महोदय ने मनोनीत किया था। उसी प्रकार से वर्तमान राज्यसभा में भी 12 मनोनीत सदस्य हैं। आप उनके नामों की एक सूची तैयार करिए। तो इस तरह से बच्चों, हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बारे में जो भी जानकारी थी हमने आपके साथ साझा की। आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों, कक्षा 8वीं के नए नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। अब इसके पश्चात अगर किसी बच्चे को पाठ के संदर्भ में जो भी प्रकरण यहाँ पर हमने चर्चा किया, कोई आशंका हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी आशंकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उनका यहाँ पर निराकरण करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई आशंका हो, कोई प्रश्न हो इस पाठ के, इस घटक के संदर्भ में, तो आप अपनी बात अवश्य कहें। हेलो।